देखिए आप, जो सेट कंटिन्यू चल रहा है ऑफलाइन में, तो ये उसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल ये सेट नंबर 309 399 होगा, सॉरी। ओके ना। और आज तो इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, लेकिन कल से जितने जो भी सेट का डिस्कशन होगा उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके ना। आइए इसको करते हैं। हम लोग कहा एक समचतुर्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा। देखें यार, किसी भी पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का जो योग है ये फिक्स होता है 360 डिग्री का। समचतुर्भुज का एक अंतःकोण, तो सर सभी बाह्य कोणों के योग में अगर, सॉरी एक बाह्य कोण बोला, तो सभी बाह्य कोणों के योग में अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करिएगा तो एक बाह्य कोण आ जाएगा। तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड 6 है, तो एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब कहा कि सर ये संख्या जो है 70 से कंप्लीटली डिवाइड है। अगर यार ये नंबर 70 से कट रहा, मीन 70 के फैक्टर से भी कटेगा, तो 70 का फैक्टर यानी 7 गुना 10। अब आप बताना 10 से कटने का रूल क्या होता है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तभी वो नंबर 10 से कटेगा। तो यहाँ बाई का मान तो फिक्स हो गया, कितना होगा, 0। बाई का मान कितना होगा, 0। अब यार बाई 0 होगा, एक्स निकालना है, तो सर 7 से भी ये नंबर कटना चाहिए। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 एकदम 7 कैंसिल हो गया, 7 चौक 28 से रिमाइंडर बच गया कितना, 4। अब एक्स का मान क्या लें ताकि वो नंबर 7 से कट जाए। तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 छक 42 आता है क्या, 7 के टेबल में 42 आता है ना। तो 42 होने के लिए एक्स का मान कितना होगा, 2 होगा। अब यार 7 छक 42 यानी 420 कट भी जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 2, बाई का वैल्यू 0 हो गया। तो एक्स प्लस बाई यानी 2/2 यानी कितना, 1 हो जाएगा। देखिए कहा 150 का 3x माइनस 10% है। कहा 300 के x% से 15 अधिक है। थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए ना, परसेंट अगर हटाइएगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कैंसिल करेंगे 3/2। तो सर 3/2 से अगर इन दोनों में बारी बारी गुना करेंगे तो 3 दिया 9x/2 हो जाएगा, माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बचे 10, 5 दिया 15, ये हो गया। अब कहा कि ये संख्या जो है 300 के x% से 15 अधिक है, तो 300 का x% निकालिएगा कितना आ जाएगा, 3x। तो ये नंबर जो है 3x से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब यहां से घटाइएगा तो 3 दूना 6x, 9x में से 6x घटेगा कितना, 3x/2, माइनस 15 उधर जाके जुटेगा 30 हो जाएगा, 3 से 10 यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 20। अब कहा यार क्या कि सर 220 का 2x प्लस 5%, 220 का 2x प्लस, तो सर 220 का 2x प्लस 5, तो x का वैल्यू 20, 20 दूना 40 का 5, 45%। और देखें परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं होगा, आप रेशियो निकाल लीजिए इसका। अब यहां सर बोला क्या, 250 का x प्लस 10 यानी 20 का 10 30%। तो सर परसेंट से परसेंट 15 दिया 45, 15 दूना 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटिए 11 बार में, तो 11 दिया 33 और ये हो जाएगा 25। तो ये 33 25 से कितना ज्यादा है सर, 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है किससे, 25 से। परसेंट 100 से गुना, 25 चौक 100, 8 चौक 32%। ऑप्शन थोड़ा सा आज भर के लिए मैनेज करिएगा, दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, कल से कोशिश करेंगे इस चीज को सुधारने का, थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा। देखिए कहा बी सी डी ई के वेतन का रेशियो दिया है, बी सी डी और ई के वेतन का रेशियो है 2 3 4 5। आगे बोला यार कि इनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% वृद्धि की गई है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, सर डी से रिलेटेड डेटा दिया है कि डी का बढ़ा हुआ वेतन 60 है, तो ओनली डी को कंसीडर करिए। देखें तो डी का वेतन बढ़ा है कितना, बी का 20%, सी का 30%, डी का वेतन 40% इंक्रीज कर गया,
तो सर 4 का 40% निकालेंगे, थोड़ा पॉइंट में कैलकुलेशन हो रहा होगा, तो एक जीरो चिपका लीजिए पहले ताकि कैलकुलेशन आसान हो। परसेंट इजीली कट जाए, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो चाहिए ना, तो एक जीरो यहाँ, एक जीरो और लगा लिए। अब 40 का 40% निकालिएगा तो 16 आ जाएगा, यानी कि डी का वेतन 16 बढ़कर नया वेतन हो गया कितना, 56। और डी का नया वेतन है 56 यूनिट, पर एक्चुअल में नया वेतन दिया है कितना, 560। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा सर, 10। एक यूनिट अगर 10 है तो कहा क्या कि बी सी डी ई के मूल वेतन का योग, मूल वेतन यानी ओरिजिनल वेतन का योग, तो 20 30 50 50 100 40 140 यूनिट। एक यूनिट बराबर 10, तो 140 यूनिट बराबर 1400। देखिए कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य है 2800 रुपए, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से करिए, पढ़िएगा। कहा कि सर विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। आप सबको पता है कि लाभ या हानि ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि आपको जो 20% लाभ हुआ ना, ये विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हुआ है। जनरली लाभ या हानि किस पर, क्रय मूल्य पर होता है, पर यहाँ बोला है कि लाभ जो 20% हुआ ये विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हुआ। तो मेरे प्यारे भाई 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी कि लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ, यानी विक्रय मूल्य 5। जनरली ये डिनोमिनेटर जो होता है ना, ये चूंकि लाभ हानि क्रय मूल्य पे होता है तो 5 क्रय मूल्य होगा, लेकिन यहाँ बोला है कि ये जो 20% लाभ हुआ ये विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हुआ, तो विक्रय मूल्य है 5, यानी 5 रुपया में बेचे हैं, एक का लाभ हुआ, यानी खरीदे कितना में होंगे, 4, और क्रय मूल्य दिया है कितना सर, 2800। तो 4 यूनिट 2800, एक यूनिट बराबर 700, एक 700। तो सवाल कहा कि वास्तविक लाभ का मान, तो लाभ है 1 यूनिट ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 700, 700। ओके, चलिए देखिए कहा एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर 10% छूट दिया, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, यानी बेचा होगा कितना, 90 में, और विक्रय मूल्य है कितना, तो 450। तो सर 9 पचे 45, यानी अंकित मूल्य हो जाएगा कितना, 500। अब आगे इसने बोला कि कोई छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 25%। अच्छा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, इसका मतलब कि अंकित मूल्य पर ही बेचता। जैसे मान लीजिए इसका अंकित मूल्य है 5 रुपया, हम बोले कि भैया कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मतलब 5 रुपए में ही बेचेंगे, तो सर का अंकित मूल्य 500 है। आगे बोला यदि कोई छूट नहीं दी गई होती, यानी छूट नहीं देगा कहने का मतलब 500 रुपए में ही बेचेगा, तो उसको 25% लाभ होता है। क्रय मूल्य बताइए। अच्छा, 500 में बेचे, 25% लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य कितना, 125। क्रय मूल्य निकालना है 100 से, 125 चौक 5, यानी कि 400। ऑप्शन देखिए का गुणनफल इतना इतना में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो सर प्राइम फैक्टर का संख्या पूछा है, तो पहले तो सारा बेस को प्राइम में अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, 30 क्या होता है, 6 पचे 30, 6 कहने का मतलब 2 दिया 6 और पचे 30, और कंप्लीट के पावर कितना है, 5, इंटू 24 होता है 8 तिया, यानी 2 का क्यूब इंटू 3, 8 तिया 24, कंप्लीट के पावर 5। अब यार अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो सबके पावर आ जाएगा, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5 और 5 के पावर 5। और देखें आप लोग जब चीजों को समझ ही रहे हैं तो बहुत सारा कैलकुलेशन मेंटली कर लीजिएगा, ऐसे बच्चा की तरह लिखेंगे टाइम लगेगा। अब देखें यहाँ 3 के पावर 3, पावर पावर मल्टीप्लाई, यानी 5 किया 15 इंटू 3 के पावर 5। अब सर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 के पावर 15 5, 3 के पावर 10 और 5 के पावर 5 का अभाज्य गुणनखंड का संख्या बताना है। तो एक बात जरा बताइए, 2 कै गो है, 2 के पावर 20, यानी 2 कै गो है, 20 गो है, 3 कै गो है, 10 गो, और 5 कै गो है, 5 गो, तो टोटल कै गो अभाज्य गुणनखंड है, 35 गो। 2 है 20 गो, 3 10 गो, 5 5 गो, सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 35। यहाँ है
कहा यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 558 है। यह चीज तो रेट आप सबको पता होगा कि सर 10% है तो 10% के दर से 3 वर्षों का तो साधारण ब्याज होता है सर 30% और 10% के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%। ध्यान आप सबको याद होगा क्योंकि ये कॉमन डेटा है, बहुत यूज होता है। नहीं याद होगा तो आप निकाल सकते हैं, बता देंगे, लेकिन जिनको याद है आप कर लेना। आप बताना इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3.1%, पर अंतर दिया है कितना 558 और अंतर है 3.1% बराबर इतना। सवाल कहा कि धनराशि ज्ञात करें यानी 100% का वैल्यू निकालना है, तो आप सॉल्व कर लेंगे इंटू 100। ओके ना। एक तरीका और क्या है, इस तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 साल के केस में सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100। तो इस वाला से भी कर सकते हैं, डिफरेंस दिया है 558, अब प्रिंसिपल निकालना है पी। आर तो दिया ही है 10/100 यानी 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 इंटू 310/100 यानी कि 31/10। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ओके ना। 31 से काटिएगा तो 31 से कम 31 हो जाएगा, ठीक है। बचा 2 4 8, तो 8 बार में कट जाएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 18/3, 18/3 ऑप्शन। ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। कहा कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात है 5:2। यानी यार पास और फेल होने वाले बच्चों का अनुपात दिया, पास और फेल होने वाला का रेशियो दिया कितना 5:2। आगे कहा कि यदि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती यानी फेल होने वाला का संख्या 14 बढ़ जाता, यानी पहले जितना बच्चा फेल कर रहा था इससे 14 बच्चा अगर एक्स्ट्रा फेल करता तो कहा अब रेशियो 4:3 हो जाता। तो यही वाला चीज आपको समझना। आप बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर कांस्टेंट है सर तो पास होने वाला का संख्या अगर बढ़ रहा है तो फेल होने वाला का संख्या क्या होगा, घटेगा। आप समझ रहे हैं बात को कि सर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है, पास होने फेल होने वाला बच्चा का संख्या 14 इंक्रीज कर गया यानी पास होने वाला का संख्या 14 घट जाए, तो पास होने वाला का संख्या 14 और अब इनका रेशियो हो जाता है कितना 4:3। सर अनुपातिक मान को वास्तविक में चेंज कर लीजिए, एक्स लगा दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। सर पहले पास हो रहा था, इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा। सर पहले पास हो रहा था कितना 5x, 14 बच्चा कम पास हो रहा है। फेल हो रहा था 2x, 14 बच्चा एक्स्ट्रा फेल हो गया, तो अब रेशियो हो गया 4/3। तो 5 दिया 15, एक सा माइनस 14 दिया 42, 14 दिया 42, 4 दूना 8x प्लस 14 चौक 56, 8x इधर आके घटेगा 7x, 42 उधर जाके जुड़ जाएगा 98। तो 7x बराबर 98, चाहे तो x निकालने पर टोटल अभ्यर्थी पूछा है तो टोटल बच्चा कितना 5 और 2 7x का वैल्यू डायरेक्ट आया कितना 98। तो ये तरीका आपको पता है, ये इसलिए बताया क्योंकि ये समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा, तो ये आप ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन अगर बात को समझ गए आप तो आप इस सवाल को इतना टाइम खराब नहीं करना, आप डायरेक्ट करिएगा कि आपको तो पता है कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है, टोटल विद्यार्थी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है। कहा कि अब 14 बच्चा एक्स्ट्रा फेल हुआ है यानी कि 14 बच्चा कम पास हुआ होगा। तो आप बताना पहले पास और फेल होने वाला का रेशियो 5:2 है, तो टोटल विद्यार्थी 5 है 2 7। आज पास और फेल होने वाला का रेशियो 4:3, आज भी टोटल विद्यार्थी कितना 7। अब आप बताइए पास होने वाला का संख्या 1 घट रहा है, फेल होने वाला का संख्या 1 बढ़ रहा है, पर एक्चुअल में कितना घट बढ़ रहा है 14, तो 1 यूनिट बराबर 14। सवाल कहा कि बताइए टोटल विद्यार्थी कितना था, तो 5 और 2 7, 1 बराबर 14, तो 7 बराबर 14 सते। आराम से ऐसे कर लेंगे, ओके ना। चलिए अब देखिए ये सब देखिए यार x प्लस 1/x दिया है, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का वैल्यू पूछा है। तो x के पावर 5
प्लस 1/x थी, ये x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। इसका फॉर्मूला आपको सबको पता है, 5 को लिख सकते हैं 3 + 2 5 होता है ना, तो x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 इंटू x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2। और सर 3 और 2 का अंतर कितना है? 3 और 2 का अंतर है, तो 1 वाला घटा दीजिएगा, x प्लस 1/। ओके, समझ रहे हैं बात? अब यहाँ पे आ जाइए, जो दिया डेटा उसको देखिए। x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है -3√2। तो सर x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे। x³ प्लस 1/, ये तो पहले से भी आप लोग को पता है, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो? अगर मान लीजिए इसका वैल्यू दिया x प्लस 1/x, अगर a दिया है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? a³ - 3 होगा। और अगर x प्लस या x² प्लस 1/x² निकालिएगा तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, ठीक है ना, सबको पता है। तो आप बताना, अगर क्यूब करेंगे पावर 3 गुना करेंगे तो ये होगा -3√2 का क्यूब -3a। तो सर -3 का क्यूब -27√2 का क्यूब 2√2, तो 27 गुना 54√2, हम माइनस इंटू माइनस प्लस 9√2, तो ये आ जाएगा सर कितना? 45 -45√2। तो ये एक चीज तो ये आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज और निकालना पड़ेगा, क्या? तो x² प्लस 1/x² भी चाहिए। तो सर स्क्वायर अगर पावर डबल कर रहे हैं, तो स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा, तो -3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9√2 का स्क्वायर, 9 दूना 18 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया? 16 हो गया सर। इसका वैल्यू आ गया है -45√2 इंटू इसका वैल्यू है सर 16। अब घटा देना है सर ये -3√2। तो आप बताइए 16 × 5 = 80, 16 × 64 और 8, 64 और 8 72, -720√2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3√2, यानी कि -717√2, -717√2। ऑप्शन भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये चीज सबको पता है। तो बस करना कुछ नहीं था, 5 निकालना है तो 3 और 2 1 वाला घटा देंगे, ठीक है। अब x प्लस 1/x दिया है, क्यूब वाला निकालिए, स्क्वायर वाला निकालिए, वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अरे 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष पहले ए और बी के एज का रेशियो, 8 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो था 4:5, माइनस करने का मतलब 8 साल पहले। और 12 साल बाद उनकी आयु का रेशियो, 12 साल बाद इन दोनों के एज का रेशियो है 13:15। एक बात बताइए, किसी सर्टेन टाइम में एक व्यक्ति का एज जितना बढ़ेगा या घटेगा, उसके रिस्पेक्ट में सारे व्यक्ति का एज उतना ही बढ़ेगा या घटेगा। ये तो आपको पता है कि 2 व्यक्ति के एज का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो आप बताइए सर, यहाँ इसके एज का अंतर देखिए तो कितना है 9, और यहाँ अंतर 10, तो अंतर सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। कैसे करिएगा? तो नीचे वाला के अंतर से 15 और 13 का अंतर 2, 2 से ऊपर में गुना कर दीजिए, 8/2 = 10, और 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 13 और 15। अब ये अनअरेंज वाला का कोई नहीं, हटा दीजिए। अब अनुपात में देखिए तो अंतर कितने का? 8 5 13, 10 5 15, यानी अनुपात में अंतर है 5 का, पर एक्चुअल में अंतर कितने का? 8 साल पहले और 12 साल बाद का अंतर कितना? 12 8 20 का। तो 5 यूनिट 20, 1 यूनिट बराबर 4, 1 यूनिट 4 है। पूछा क्या? बी की वर्तमान आयु, तो कहीं से भी निकाल लें यार बी का एज। तो बी का एज था 8 साल पहले 10 यूनिट, 1 बराबर 4, तो 10 बराबर 4। ध्यान से ये 8 साल पहले का है, पर पूछा है प्रेजेंट में, तो 8 जोड़ देंगे कितना? 48 साल। ऑप्शन सी। देखिए कहा किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है, जिसमें 3 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिलाया गया। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। उसके बाद कंटेनर में पानी और दूध का फाइनल रेशियो क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, 30 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध निकाले, बचा क्या लीटर? 27 लीटर। फिर उसमें 3 लीटर पानी डाल दिए, तो अब क्वांटिटी हो गया 30 लीटर, पर अब दूध नहीं है, आपको मिक्सचर हो गया।
तो ध्यान रखिएगा सर 30 लीटर था, 3 लीटर निकाले बचा 27, फिर 3 दूध मिला दिए हो गया 30, फिर 3 मिक्सचर निकाले 27, फिर पानी मिलाया 30, फिर 3 मिक्सचर निकाले 27, फिर 3 पानी मिलाया 30। यानी कि प्रोसेस करने पर टोटल क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बस ध्यान में आप रखिएगा। तो आप बताइए 30 लीटर दूध था, 3 लीटर दूध निकाले, टोटल दूध कितना था 30 लीटर। अच्छा 3 लीटर दूध निकाले तो बचा क्या लीटर 27 लीटर। तो एक प्रोसेस करने के बाद रेशियो हो गया कितना 10 और 9। आराम से एक प्रोसेस की है तो टोटल मिल्क और रिमेनिंग मिल्क का रेशियो हो गया 10:9। एक प्रोसेस के बाद टोटल दूध था 30, 3 निकाले तो शेष बचा दूध 27 है, यानी रेशियो 10 और 9। एक प्रोसेस में रेशियो 10:9 का हो गया तो 3 प्रोसेस में कितना, तो क्यूब कर दीजिए आप। 10 का क्यू 1000, 9 का क्यू 729, तो टोटल दूध अनुपात में है 1000। अब बच रहा है 729, तो बाकी क्या हो गया होगा पानी कितना, तो 1000 में से 729 जाएगा, कितना बचेगा 271। पूछा पानी और दूध का अनुपात, पानी 271, पानी 729, पानी 271 और दूध 729। हलबलाल यही मत मार दीजिएगा, पानी पहले है तो पानी 271, दूध 729। ये भी सवाल अच्छा है। देखिए कहा बाबूलाल किसी पार्क के बाहर जूस की दुकान चलाता है और सुबह में गिलोय का जूस, गिलोय का जूस कहने का मतलब गिलोय और पानी का मिश्रण बेचता है। शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था जिसमें गिलोय और पानी का अनुपात 2:9 था। आगे कहा कि सर 2.5 लीटर जूस बेच लेता है, बाद में इसे पतला करने के लिए कुछ मात्रा में पानी मिलाता है और गिलोय और पानी का रेशियो 1:5 हो गया, तो कितना पानी मिला है। एक बात बताइए, कुछ चीनी लिए और कुछ पानी लिए, दोनों को बहुत अच्छे से मिला के शरबत तैयार कर लिए एक बार। हमने उसमें से एक गिलास निकाल के एक आदमी को दिया, दे दिया, ठीक है वो पी गया। अब जो रिमेनिंग बचा वो ज्यादा मीठा होगा, जो आदमी पिया वो मीठा, तो कोई भी बच्चा बच्चा बोलेगा कि सर दोनों सेम मीठा होगा। समझ रहे हैं बात को। तो क्वांटिटी तो चेंज होगा लेकिन मिठास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने चीनी और पानी को मिला के शरबत बनाया, एक गिलास इसमें लिए एक गिलास इसमें लिए, हम बोले कि दोनों में से कौन मीठा होगा, तो हम बोलेंगे सर दोनों इक्वल मीठा होगा। क्या बात कर रहे हैं, तो दोनों क्या होगा इक्वल मीठा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी तो घटते बढ़ते रहे, मतलब घटेगा, लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरे भाई 19 लीटर वाला मिक्सचर में गिलोय और पानी का रेशियो 2:9 था, गिलोय और वाटर का रेशियो कितना था 2:9 है। अगर 19 लीटर वाला मिक्सचर में रेशियो 2:9 था, 2.5 लीटर बेच दिए, जो शेष बचा 16.5 लीटर मिक्सचर, इसमें भी रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर रेशियो वही होगा 2:9। 19 लीटर में रेशियो 2:9 था, 2.5 लीटर पी गए, जो बचा वो कम मीठा नहीं होगा सर, वो भी उतना ही मीठा रहेगा, यानी उसमें भी रेशियो 2:9 का। पतला करने के लिए कुछ वाटर मिला दिए, कुछ बाटर मिला दिए तो नया रेशियो हो गया 1:5। अच्छा बाटर मिलाए हैं तो किलो सेम रखना पड़ेगा, तो इक्वल करिए, 2 से यहाँ 2 से यहाँ। आप बताना टोटल बचा हुआ मिक्सचर है कितना 16.5 लीटर, और इसमें गिलोय और बाटर का रेशियो है 2:9, तो टोटल मिक्सचर कितना 9:2, 11 अनुपात में 11, एक्चुअल में 16.5 का कितना बाटर मिला है 9 से 10 हो गया, कितना मिला है 1, तो 1 से 11 से काटिए, 11 11 55, यानी 1.5 लीटर। सवाल अच्छा था। देखिए किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 6 वर्ष पहले 38 था। किशोर यानी कि हस्बैंड है, नाम है हस्बैंड वाइफ, और इनका एक बेबी है। इन तीनों की उम्र का औसत 6 साल पहले 38 था। 6 साल पहले कितना था 38, तो 6 साल पहले टोटल कितना होगा 114, 114 होगा। तो 6 साल पहले ना 114 था, प्रेजेंट में लाइएगा तो तीनों का ना 6 6 साल ऐड करना पड़ेगा, तो 6×3 = 18 ऐड करिए, हस्बैंड का भी 6, वाइफ का भी 6, बेबी का भी 6, तो 6 6 6 18 ऐड करेंगे तो 8 4 12, 3 132। आगे कहा कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे के आयु का औसत 8 साल पहले 32 था, यानी कि वाइफ, और बेबी के उम्र का औसत 8 साल पहले 32, यानी टोटल 64। 8 साल पहले टोटल 64 था, प्रेजेंट में लाएंगे तो 8 और 8 16 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना होगा 80। तो कहा बताइए किशोर का वर्तमान आयु, तो सर घटा दीजिएगा 52 साल।
कहा 100 वस्तु का एवरेज 47 है, 100 वस्तु का एवरेज 47 है। बाद में यह पता चला कि 3 वस्तु जो 60 70 80 था। अच्छा एक बात बताइए ना, 60 70 80 था, उसको गलती से 40 20 और 50 पढ़ ली। 60 70 80 यानी कितना, 80 या 60 140 या 70 210। एक्चुअल में योग आना चाहिए था कितना, 200। अब गलती से पढ़ लिए 40 20 50, तो 40 या 20 60 50 110, यानी योग आ गया कितना, 110। सर एक्चुअल में योग था 210, तीन संख्या का एक्चुअल योग 210 होना था, पर आपने गलती से योग ले लिया कितना, 110। यानी योग में कितने का कमी हो गया, तो आप बोलेंगे सर 100 का कमी हो गया। योग में कितने का कमी हो गया, 100 का। अगर योग में 100 का कमी हुआ, योग में 100 का कमी हुआ, तो एवरेज में कितने का कमी, योग को एवरेज में लाइएगा तो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज क्या होता है, योग बटा संख्या, और संख्या टोटल क्या हुआ है, 10 100 को। यानी एवरेज में एक का कमी हो गया। सर एवरेज में एक कमी हो गया, जिसके कारण एवरेज 47 आया। एक्चुअल एवरेज क्या होगा, सुनिए फिर से, 210 लेना था पर ले लिए कितना, 110। 100 संख्या का औसत आप 47 निकाल दिए हैं, और 47 एवरेज आया है कब, जब आपने गलती किया। और गलती क्या किया, 210 लेना था पर आप लिए 110, यानी 100 कम लिए। योग में 100 का कमी, तो एवरेज में कितना का कमी, एक का, तो एक का कम होकर एवरेज आया 47। एक्चुअल एवरेज कितना, तो एक ऐड कर देंगे यानी 48। ए बी और सी, ए बी और सी के पूंजी का रेशियो कैपिटल, यानी पूंजी का रेशियो है कितना, 2 3 5। और इनके द्वारा पैसा जो निवेश किया गया, उस निवेश जो निवेश किया गया है, उस पैसे के सॉरी जितने महीनों के लिए निवेश किया था उसका अनुपात, यानी टाइम का रेशियो दिया है कितना, 4 2 3। तो सर प्रॉफिट निकाल लेना। और आप सबको पता है कि एक ही रिलेशन पार्टनरशिप में होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। और अगर पूंजी निकालना है तो आपको पता है कि सर समय इधर आ जाएगा, यानी कि लाभ बटा समय, यानी कि लाभ को सॉरी समय निकालना है ना, लाभ क्या निकालना है यार, प्रॉफिट। तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय, सही लाभ पूंजी गुना समय, 4 दूना 8 3 दूना 6 5 दिया 15। और सवाल का ए और बी के लाभ का अंतर है 1,86,000, 1,86,000। अच्छा अनुपात में ए और बी के लाभ का अंतर कितना, ए और बी के लाभ का अंतर 2 का। और पूछा है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा 15 ही, तो 2 से काटिएगा, 2 9 18 2 दिया 6 0, 15 दिया 45। 3 जीरो के बाद 5 होना चाहिए, 3 जीरो के बाद 5 होना चाहिए। यहाँ भी है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। 3 जीरो के बाद 5 इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा कोई बात नहीं, तो 0 0 0, 15 दिया 45, हाथ में रहा 4, 15 नमा 135,000, 139, 1350 हो जाएगा। देखिए ए किसी काम को 35 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा, ए 35 दिन में और बी 15 दिन में। 35 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 105। 35 दिया 15 17। अब का उन्होंने 7 दिन 7 में काम किया, फिर बी काम छोड़ दिया। इस काम के 60% को कितने दिन में करेगा, दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया। अच्छा दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, एक दिन में 7 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम, तो 7 दिन में कितना कर दिया, 70। टोटल 105 है, 70 काम कर दिया तो बच गया 35। और का इस बचे हुए काम का 60%, 60% यानी 3/5, 3/5 यानी क्या काम, 21 काम, 21 काम का 21 काम को एक कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 3 काम, तो 21 काम करने में को कितना दिन लगेगा, 7 दिन। ऑप्शन बी। ये रीस्टार्ट क्या होगा, रीस्टार्ट रहने दीजिए, रहने दीजिए, रीस्टार्ट लिख रहा है। चले यार देखिए का माइनस इधर लेकर आइए, P4 -1/P4 इधर आके प्लस हो जाएगा, और बराबर में कितना है 4354।
सुनिए, पावर जब हाफ होता है, पावर जब हाफ होता है तो दो जोड़कर वर्गमूल कर दीजिएगा। तो पावर हाफ करिए, तो दो जोड़कर वर्गमूल करेंगे तो दो ऐड करिएगा तो 4356। तो ऐसा नंबर, ऐसा अंक ढूंढिए जिसके स्क्वायर, स्क्वायर का इकाई में 6 आ जाए तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब सर ऐसा नंबर पिक करिए जिसका स्क्वायर 43 के करीब है, 6 का स्क्वायर 36, 7 ज्यादा हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 43 से बड़ा 6, तो 6, यानी इसका वर्गमूल या तो 64 होगा या 66। अभी इन दोनों में से कौन होगा ये कैसे पता करेंगे? तो 6 को जस्ट अगला नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो 42, 42 से बड़ा है ना तो बड़ा वाला 66। अब यार आपसे पूछा है पी क्यू माइनस 1 पी क्यू, तो ए क्यू माइनस पी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। ओके ना? अब p माइनस 1/p निकालना। सुनिए, यहाँ से दो चीज निकाल सकते हैं, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक प्लस वाला और एक है, पर हमको माइनस वाला चाहिए, तो माइनस वाला अगर निकालना हो ना तो माइनस वाला निकालेंगे तो दो घटा कर वर्गमूल करते हैं। तो 66 में से 2 गया 64, 64 का वर्गमूल कितना 8। अगर प्लस वाला यहाँ से निकालते, पावर हाफ ना, 2 का आधा 1, यहाँ 4 का आधा 2, 2 का आधा कितना है। यहाँ प्लस वाला अगर निकालिएगा तो 2 जोड़ कर वर्गमूल करिएगा, 2 जोड़कर, पर प्लस वाला का कोई जरूरत नहीं, हमको ये चाहिए, तो इसका वैल्यू आ गया 8। तो 8 का क्यूब 500, प्लस ये कट जाएगा और 8 दिया 24, जोड़ेंगे तो 536, ऑप्शन ए। ये तो हो गया। नेक्स्ट नंबर का 4 पुरुष और 6 महिला 5 दिन में एक काम को कर देगा। अच्छा, 4 पुरुष और 5 महिला, 4 पुरुष और 6 महिला काम को 5 दिन में, तो सर 4 मैन और 6 वुमेन, चार मैन 6 वुमेन काम को 5 दिन में, तो सर टाइम से गुना किया टोटल। आगे कहा 3 पुरुष और 4 महिला, 3 मैन और 4 वुमेन, उस काम को कितने दिन में सर 7 दिन में, टाइम से गुना किया टोटल, दोनों टोटल है आपस में बराबर। अच्छा, थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए, 5 और 20 मैन और 7 या 21 मैन, 20 मैन और उधर 21 मैन, अंतर कितना का मैन 1 मैन का। अच्छा, 6 25 30, 7 चौक 28, 30 और 28 का अंतर 2 मैन। अच्छा, 2 टर्म बराबर रेशियो लिखेंगे, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, ये मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब कहा कि सर उस काम का 2.5 गुना का 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को, यही मेन सवाल है, कितने पुरुषों को 25 महिला की सहायता करनी होगी। तो 2.5 गुना काम, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं सर, टोटल वर्क मेंटली थोड़ा कैलकुलेशन करिए। मैन का एफिशिएंसी 2, मैन का 1 है, मैं 4 गुना 8, 6 कम 6, तो 8 अच्छे 14 बचे 70। अब ये 70 काम नहीं कराना है, इसका 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना यानी कि 5/2 का। इस काम को करने के लिए 5 दिन में करने के लिए कितने पुरुष को 25 महिला के साथ सहायता करनी चाहिए, तो हमने माना एक्स मैन। कितना मैन? अब सुनिए, कई बार लोग केवल एक्स लिख के छोड़ देता है, लेकिन टाइम एंड वर्क में ध्यान रखिएगा, जिसका भी वैल्यू लिखेंगे उसके साथ उसका यूनिट लिखना जरूरी है। तो एक्स मैन के साथ 25 महिला मिलकर काम को कै दिन में कर देगी 5 दिन, काम खत्म होगा। 5 से 5 कैंसिल, 2 से काटिएगा 35 बार, तो ये 35 हो गया। मैन का 2 है तो 2x, वुमेन का 1 है तो 25। अच्छा, 25 इधर आएगा तो 10, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 में, ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा बस यार आज भर के लिए मैनेज कर, आज नहीं मतलब 1-2 दिन तक थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सही से कुछ काम नहीं करता, तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इस चीज में इम्प्रूव करने का, इसको सही करने का। देखें, 3x माइनस 2y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस y के पावर 3 का होल स्क्वायर, विस्तारित रूप में x के पावर 4 इंटू बाई क्यू का गुणांक, यानी इसका कोएफिशिएंट आपको पूछा है। तो पहले तो देखें यार, ऐसे अगर पूरा आप डिटेल में सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम खराब होगा। जिसका कोएफिशिएंट पूछा है ना, बस उसी को कंसीडर करिए और ये कोशिश करिए कि ये वाला टर्म कहाँ कहाँ मिलेगा।
तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे। तो ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दिया 6 12 क्लियर। अब यहां आ जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही ना। और हमको चाहिए, ध्यान से हमको चाहिए x के पावर 4 और y के पावर 3, इसका कोएफिशिएंट चाहिए। तो देखिए किन को, चूंकि इससे सब में बारी बारी दूसरा में गुना होगा, बचपन से आप पढ़े 9x स्क्वायर से इसमें सब में 4y स्क्वायर से इसमें माइनस 12xy से इसमें सब में होगा। लेकिन आपको सबको लिखेंगे टाइम बहुत खराब होगा। आपको बस ये पकड़ना है कि किन दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पर x के पावर 4 और y के पावर 3 मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर इतना तो समझदारी है सर, 9x स्क्वायर को अगर इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर x और y को आ ही नहीं रहा सर, तो ये तो कहानी खत्म हो गया सर, है ना। यहाँ होगा अच्छा 9x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर और ये 6 है, तो ये भी नहीं होगा। और एक बार इसको देख लीजिए तो x4 और y स्क्वायर, x4 और y स्क्वायर नहीं बनेगा। यहाँ अब y यहाँ पे x3 और y नहीं बनेगा। y 6 से यहाँ करेंगे x स्क्वायर y 6 नहीं चाहिए, y 6 नहीं होगा। y से इसमें करेंगे तो x y के पावर 7 नहीं होगा। हाँ, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो सर 9x स्क्वायर और गुना 2x स्क्वायर बाई 3 करिए तो 9 गुना 18, x स्क्वायर गुना x स्क्वायर x के पावर 4 इंटू y के पावर 3। देखिए तो इसका कोएफिशिएंट कितना 18। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो सबको लिख के भी आप कर सकते हैं। वैसे समझ में तो अच्छा से आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम खराब हो जाएगा। अब आ जाइए आगे, देखिए इस कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के फंक्शन के बराबर, सॉरी इस कंप्लीट फंक्शन के बराबर दाएं साइड में कुछ नहीं दिया तो ये किसी रिलेशन को एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ एंगल के जगह अपने हिसाब से जो डील करे वो वैल्यू लेकर सवाल को सॉल्व करिएगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि ऐसा कोई मान नहीं, एंगल नहीं ले लेना है जिसको लेने पर रिजल्ट इनफाइनाइट है, उसके अलावा जो डील करे वो ले लीजिए। तो सर 0 लेने पर साइन 0 तो 0 होता है और tan 0 भी 0 होता है, तो 0 लेने पर कोई दिक्कत नहीं है, 0 होता है tan 0 0 कोई दिक्कत नहीं है, तो थीटा का मान 0 लीजिए। तो sin 0 ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बच गया ऊपर में 1, नीचे sin 0 0 हो गया तो नीचे 1 बचा। अच्छा 1 tan 0 0 tan 0 0 यहाँ भी 0, तो ऊपर 1/1 यानी कितना 1/1 प्लस 1/1 मतलब 1 प्लस 1 2। ये तो आसान सा सवाल है। बेलन के आधार का रेडियस 7 है, ऊंचाई 15 है, तो संपूर्ण पृष्ठ एरिया, बेलन का टोटल सरफेस एरिया आप सबको याद होगा। बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो कॉमन कर लेंगे 2 पाई यानी 22/7 इंटू R कॉमन करेंगे ना, R कॉमन करेंगे तो 7, अंदर बचेगा H प्लस R यानी 15 7 है, 15 7 22, 7 से 7 2 दूना 4 4 दूना 8, इकाई स्थान पे 8। अच्छा पाई के रूप में आंसर मांगा है, पाई है तो ठीक है 2 पाई R का वैल्यू कितना है 7, 2 पाई R कॉमन कर लिए तो अंदर H प्लस R यानी कि 22, तो 7 दूना 14 दूना 28 2 30 308 पाई। ये हो जाएगा। एक डीलर अपने सामान का 3/5 भाग 25% लाभ पर और शेष भाग क्रयमूल्य पर बेचा, पूरे व्यवहार में उसकी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ क्या होगा। स्वयं व्यवहार में उसकी लाभ हानि प्रतिशत पूछा। अच्छा एक बात बताइए, 3/5 भाग को 25% लाभ पर बेचा तो ओनली लाभ हुआ कितना 3/5 का 25%, ओके ना। अच्छा 3/5 भाग बेच दिए तो रिमेनिंग बचा 2/5 भाग, और कहा इस रिमेनिंग पार्ट को क्रयमूल्य पर बेचा। अच्छा क्रयमूल्य पर बेचा कहने का मतलब क्या हुआ कि सर जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया, और आप बताना जितना में खरीदिएगा उतना ही में अगर बेच दीजिएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस।
जैसे 5 रुपया में ये पेन खरीदे, क्रैमुल 5 रुपया में ही बेच दिए, विक्रैमुल पर क्या लाभ हानि हुआ? तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो सर 3/5 भाग को तो 25% लाभ पर बेचे तो ओनली लाभ कितना? 3/5 का 25%, लेकिन रिमेनिंग को क्रैमुल पर बेचे तो इस पर तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, तो इससे तो मतलब है नहीं। 25 25 यानी 5 दिया, 15% लाभ हो जाएगा ना। देखिए तो ये आपको पता है सर, ये ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स का जो ये कोफिशिएंट है ये बी का काम करेगा, और ये कांस्टेंट है ना। अब कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक मूल दूसरे का वही करना है, तो आप बताना अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा ना। दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, और आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का गुणनफल होता है C/A। C/A यानी कि 7 - A, सी है, अब बट्टा ए यानी कितना? A प्लस 3 कट जाएगा, क्रॉस कर लीजिए तो A + 3 = 7 - A, जुड़ जाएगा 2A = 4, तो A = 2, ऑप्शन सी। देखिएगा, जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई, ये हॉरिजॉन्टल है, पृथ्वी का सतह है। अब ये ऊर्ध्वाधर पोल है, ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर, लंबवत एक पोल है जिसके छाया की लंबाई 24 मीटर है। ये इधर सन रे यहाँ से आएगा ना, यहाँ से जब सन रे आएगा तो रे जो आएगा इधर, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ऊपर वाला रे निकल के इधर आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब कहा कि सर यदि समय सूर्य के ऊंचाई का कोण थीटा है, यहाँ से सूर्य का जो हाइट का कोण है ये थीटा डिग्री है, और कहा कि साइन थीटा 5/13। आप बताना सर, साइन थीटा अगर 5/13 है तो 5 T/H होता है, तो लंब 5 कर्म 13, तो आधार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ट्रिपलेट 5 12 13। तो कहा पोल की ऊंचाई बताइए। अच्छा एक बात, 12 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट बराबर 2 हो जाएगा। पोल की ऊंचाई 5 यूनिट बराबर कितना? 10, ऑप्शन। देखें, कहा किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका की लंबाई 3 6 और 5 है, तो त्रिभुज का एरिया, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा सवाल है यार, मां त्रिभुज का एरिया, अगर त्रिभुज के तीनों मीडियन का लंबाई दिया है ना, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा 4/3 गुना माध्यिकाओं द्वारा, 4/3 गुना माध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का एरिया, बने त्रिभुज का एरिया। ओके, किसी भी ट्रायंगल के मीडियन का लेंथ अगर दिया है और उस ट्रायंगल का एरिया निकालने को बोले तो 4/3 गुना माध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का एरिया। तो आप बताना जरा, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों माध्यिका की लंबाई है 3 6 और 5, तीनों मीडियन का लेंथ पाते, तो ये बताइए त्रिभुज के तीनों मीडियन का लेंथ दिया 3 6 और एक का दिया कितना? 5। तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 4/3 गुना माध्यिकाओं द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया, तो माध्यिका का लंबाई 3 6 5 है, तो 3 6 5 से ट्रायंगल बनेगा कौन? ये मान लीजिए ये ट्रायंगल बना, तो इसका एरिया निकालना है, तो जनरल ट्रायंगल है, तो जनरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं फॉर्मूला वाला तरीका से। तो यहाँ एक सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप होगा 6 5 11 3 14/2 यानी कितना? 7। और ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा √S, ये बराबर होगा यार, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 7 चौक 28 दूना 56, चूंकि ऑप्शन 56 दिख रहा है डायरेक्ट, तो रहने दीजिए इतना है। तो एरिया बराबर 4/3 गुना माध्यिकाओं द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया 4/3 √56। अब जिनको याद रहेगा तो इतना बनाना नहीं पड़ेगा, आपको पता है 4/3 गुना माध्यिकाओं द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया 4/3 दीजिए, अपना लगा के आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन हमको पता है आप में से मैक्सिमम लोग को थोड़े नहीं ये पता रहेगा। आज बताए हैं, फिर 10 दिन के बाद अगर सवाल आएगा तो बताना पड़ेगा, हो जाएगा ना। सर 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। पहले 10 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? अच्छा 2 4 6 8 10 12 सेकंड का
अंतराल पर बजती है तो सभी घंटियों द्वारा बजने में जो टाइम लगा है उसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा 12, ठीक है ना, 12 60 120 हो जाएगा, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड यानी 2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 घंटी जो है, ये 6 घंटी हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेगी, ये 6 घंटी हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। का पहले 10 मिनट में कितनी बार बजेगी, पहला 10 मिनट। देखिए इसमें एक चीज कंफ्यूजन होता है लोगों को, जैसे आपको पता ही है कि बोलेगा कि ये सभी घंटियां एक साथ बजी है तो अगली बार कितने, अगली बार कब बजेगी, तो 2 मिनट बाद बजेगी। कितने मिनट बाद, यानी कहने का मतलब ये है कि हर 2 मिनट बाद ये 6 घंटी एक साथ बजेगी। तो क्या यार पहले 10 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेगी, तो 2 मिनट में एक बार, तो 10 मिनट में क्या बार, 5 बार। सुनिए अगर पहली बार के बाद अगर पूछे होता तो सर पहली बार 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में तो एक तो शुरू में बजती है ना, तो इसके बाद अगर पूछेगा तो एक अंडर स्टूड रहता है उसको एक जोड़ना पड़ेगा तो 6, लेकिन ये पूछा है शुरू से तो पहला वाला मिलाकर टोटल क्या बार, 5 बार बजेगी। इसको तो सॉल्व करना है। देखें आप नीचे फैक्टर 2 4 4 6 6 8 इस तरह से, तो 1 बट्टा सबसे छोटा वाला 2 -1 बट्टा ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ा वाला वैल्यू 50, और बट्टा में सभी फैक्टर का आंसर 2 2 है ना, बट्टा में 2। एलसीएम हो जाएगा सर ऊपर में 50, 2 से 25 एकम 25 में से 1 गया 24, और पूरे के बट्टा में कितना है, तो 2 से 12 बार में बढ़ जाएगा ना, 2 छक 12, 2 से 25 यानी कि 6/25। अब पॉइंट में आंसर दिया है तो 25 चौक 100 होता है, 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 24/100 यानी 0.24। देखिए ये सवाल अगर ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा लैंग्वेज से तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इस टाइप का एक सवाल कल नहीं अगला सेट में हम देखे करा देंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बोला जनरली होता क्या है ना कि ऐसे हर सवाल में आप सबको पता होगा, लोगों ने बताया भी होगा कि अपने तरफ से एक जोड़ना नहीं भूलिएगा, लेकिन वो ये बोलता है कि मतलब ये टाइम जो अगला वाला डाटा रहता है वो हाइड रहता है, तब बोलेगा कि अगली बार से अगर बोलेगा तब आपको वहां पर एक मतलब ये वाला हाइड है इसको एक साथ जोड़ना पड़ता है, जो पहली बार बनता है वो अंडर शूट रहता है उसको एक बार जोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ बोला है कि पहले 10 मिनट में कितना बार, तो पहला बार एक बार बजी है, फिर बजी है, फिर बजी है, फिर बजी है, 2-2 मिनट के अंतराल पर, तो पहले 10 मिनट में क्या बार बजेगी, 5 मिनट, 5 बार। लेकिन अगर ये पहला वाला अंडरस्टूड रहेगा, यहां से अगर पूछ देगा तो ये आगे वाला एक जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो वैसा है नहीं, कहा कि शुरू के 10 मिनट में कितनी बार, तो शुरू के 10 मिनट में 5 बार। फिर भी हमको लग रहा है कि हम थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, थोड़ा इसको एक सवाल और जब आएगा लैंग्वेज वैसा तो हम सही से बता देंगे। देखिए तार से बने 49 सेंटीमीटर, तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से एक आयत बनाया जाता है। अच्छा एक वृत्त है जिसका व्यास 49, तो रेडियस हो जाएगा 49/2, और का एक आयत है जिसका लंबाई 7x है और चौड़ाई कितना है 4x है। कहा कि वृत्त से आयत बना। अच्छा दोनों फिगर में कांस्टेंट क्या रहेगा, वृत्त है, मान लीजिए एक धागा को यूज करके सर्कल बना, फिर उस धागा को यूज करके आयत बना दिए, तो दोनों में धागे का लंबाई कांस्टेंट रहेगा। यानी कि 2D फिगर में अगर एक फिगर से दूसरा फिगर बना दिए, दूसरा से तीसरा बना दिए, तो सभी फिगर में पेरीमीटर कांस्टेंट रहेगा, यानी परिमाप बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप या परिमित 2 पाई 10 100 हुआ। तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 × L + B, 7 4 11 बराबर 100 हुआ। 11 गुना 22 से काटिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अब एक 7 है तो एरिया 7 चौक 28 x², यानी 28 गुना 49, 7 का स्क्वायर 49। अब मल्टी 9 8 72, 2 इकाई स्थान पे 3 गो का है, काम बनेगा नहीं, तो डिजिटल सम से कर लीजिए। 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1 इंटू 9 तो कट गया, 9 4 13, 13 का डिजिट सम 4, तो 4 1 4,
यानी कि डिजिट सम 4 आया। किस ऑप्शन का डिजिट सम 4 है? ये तो पहले ही छट गया था 4, यहाँ 4 और 3 7 है, ये होगा नहीं। यहाँ देखिए 3 2 5 5 6 और 1 7, ये भी नहीं। यहाँ देखिए तो 7 और 2 9 3 और 1 4, ऑप्शन डी होगा। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिजिट सम लगाएंगे कैलकुलेशन आसान। का एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार को 30% मत मिले और वह 6 मतों से अर्हता प्राप्त नहीं कर सका, यानी कि जीत हासिल नहीं कर सका। एक को 30% मत मिला और 6 मत से हार गया, यानी जीतने के लिए 6 मत और चाहिए थे। अब आगे कहा एक दूसरा उम्मीदवार जो उसने 40% मत प्राप्त किया और जीतने के लिए जो आवश्यक अंक रिक्वायर्ड था उससे 6 नंबर ज्यादा ले आया। दूसरा आदमी जो है जीतने के लिए मिनिमम अंक जितना रिक्वायर्ड था ना उससे भी 6 नंबर ज्यादा लेकर आया, यानी कि अगर वो 6 नंबर कम लाता तो जीत जाता। तो ये फर्स्ट डाटा से विनिंग मार्क, विनिंग मतलब जो जीत वाला है वोट है, और ये सेकंड डाटा से दोनों आपस में बराबर। 30 उधर जाके घटेगा 10, 6 इधर आके जुटेगा 12, 10% 12। पूछा क्या सर? अधिकतम, अधिकतम यानी 100%, 100% से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, तो अधिकतम यानी 100% का वैल्यू कितना? 10 गुना है, तो इधर 10 गुना 100। तो चले यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कहीं कुछ गलती हुआ होगा तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद ये सब सिस्टम चालू हुआ है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि दिक्कत आएगा, तो उसको थोड़ा मैनेज करना। धीरे धीरे हम इस चीज को सुधार करेंगे, ओके ना? तो चले यार आज के लिए यहीं तक मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद।